Everyone, I'm Dr. Fatima Asad, and today's topic is stool DR and culture. Sorry for the delay, students. Actually, there was some connection issue. So, what is stool DR and culture? DR means detailed report. So, let's start without any delay. Stool DR. First of all, we will see indications of the stool DR and culture, and then we will go into the detail of DR and culture. So, what are the indications? What are the signs and symptoms, and what are the features of a disease or a diarrhea which lead a physician or a doctor to go for stool DR, to ask patient to go for stool DR and culture? There may be signs of enterocolitis. Enterocolitis means infection of small intestine or large intestine, which are nausea, vomiting, and diarrhea. We do not prescribe stool DR or culture for every kind of vomiting, diarrhea, or nausea. Surely there may be signs of itis. Itis means inflammation. So if the patient has fever with persistent nausea, vomiting, and diarrhea, we can prescribe stool DR. It means remedies are not working. Then there will be signs of malabsorption. Malabsorption can be due to intolerance of food, or it can be malabsorption syndromes जो आप लोग आगे तो further detail में पढ़ेंगे. Intolerance of food may be like gluten insufficiency. Some patients can't absorb or can't metabolize the wheat intake. ग्लूटेन जो wheat में प्रेजेंट होता है वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज wheat रिएक्शन भी कर देगा उनके इंटेस्टाइन में और डायरिया भी कॉज करवाएगा. और मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकते हैं, फैट इंडाइजेशन हो सकती हैं, बाइल एसिड बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है. देयर आर मेनी टाइप्स. अगेन अगर कोई इंटॉलरेंस ऑफ फूड या मैल एब्जॉर्प्शन रिलेटेड चीजें आएंगी. Then we can look for parasites. अगर हमें parasitic infestation लग रही है, children around 2 to 3 years old are mainly prone to parasitic infestations क्योंकि वो मिट्टी वगैरह खाने की एज में होते हैं. So we can look for parasitic infestation. We can perform cultures for bacteria like Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli strains के लिए. And then we can again सस्पेक्ट मेलिग्नेंसी. तो मेलिग्नेंसी जो GIT की होगी वो कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन के साथ लाइक ब्लीडिंग, मेलेना, फ्रेश ब्लीडिंग या इसके साथ आ रही होगी कि हम उसको भी इससे मेलिग्नेंसी को फोर्स फॉर श्योर नहीं डायग्नोज करेंगे, लेकिन एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे हम स्टूल DR या कल्चर करवा सकते हैं इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए. ठीक है. हाँ, उसमें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक stool DR report. I'm not concerned with the results here. What I'm concerned about are these investigations or these parameters which we use, which we see in stool DR investigation. These are broadly divided into macroscopic examination, the gross appearances, and microscopic examination. Macroscopic examination में we see color of the stool, consistency. हम आगे इनको फर्दर हर एक पैरामीटर को डिटेल में देख लेते हैं. द पीएच ऑफ द स्टूल जो चेक जाती है बायोकेमिकल टेस्ट से. पीएच, म्यूकस और ब्लड आर देन चेक बाय बायोकेमिकल टेस्ट. रिएक्शन से चेक किए जाते हैं. प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड देन प्रेजेंस ऑफ ब्लड. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ब्लड हमें ग्रॉसली नजर आएगा या इतनी अमाउंट में होगा कि वो कुछ रिएक्शन को पॉजिटिव दे देगा पर ऑक्सीडेज टेस्ट में. ठीक है. देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम पेस्ट सेल्स देखना चाहते हैं, एपिथेलियल सेल्स, आरबीसीज. अगर ब्लीडिंग माइक्रोस्कोपिक है, ग्रॉसली रेड स्टूल नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसमें आरबीसीज हमें माइक्रोस्कोपिक चली मिलेंगे. फिर ओवासिस एंड ट्रोफोसाइट्स. ओवासिस और ट्रोफोसाइट्स इन केस ऑफ पैरासिटिक इन्फेस्टेशन में पैरासाइट्स की अपनी लाइफ साइकिल होती है, वो ओवा के फेज में मिलते हैं हमें, सिस्ट के फेज में मिल सकते हैं. ट्रोफोसाइट डिपेंडिंग अपॉन कौन से पैरासाइट की इन्फेस्टेशन में उसकी अपीयरेंस आ सकती है. स्टार्च, फैट्स, अदर फाइंडिंग्स आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज. ठीक है. तो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हाँ उसको वॉल्यूम देख लेंगे. वॉल्यूम कोई बहुत
वो पैरामीटर नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन आपको पेशेंट ने कितना वॉल्यूम ला के दिया है वो आप नहीं देख सकते। आपने इसको पूरा दिन का वो नहीं बोला, हो सकता है उन्होंने सैंपल बॉटल में थोड़ा सा डाल के दिया हो जो है। फिर कलर देख लेते हैं हम, उसकी कंसिस्टेंसी, जो ब्लड म्यूकस, हो सकता है पैरासाइट्स के कोई पार्ट्स वगैरह हमें ग्रॉसली विजिबल हो, स्पेशली किड्स में जो है उनके स्टूल में ग्रॉसली क्रॉल करते हुए बिल्कुल स्मॉल से वाइट से पैरासाइट्स जो है वो विजिबल हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये है कंसिस्टेंसी का चार्ट, क्रिस्टल स्टूल चार्ट इसको कहा जाता है। इसमें टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक कंसिस्टेंसी डिस्क्राइब की जाती हैं, ranging from severe constipation to severe diarrhea। नॉर्मल कंसिस्टेंसी इस तरह की टाइप 3 और टाइप 4 के अंदर आती है। द पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स 5, इसका मतलब है कि लैक फाइबर्स उसकी डाइट में, जिसकी वजह से फॉर्म शेप नहीं आ रही। फिर माइल्ड डायरिया में इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी, और बिल्कुल अगर वॉटरी है विद नो सॉलिड फ्लेकी लाइक फ्लेक्स, तो फिर सिवियर डायरिया की तरफ जा रहा है पेशेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को हम स्टूल का कलर, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूल का कलर जो है वो कलर चार्ट से कंपेयर किया जाता है। नॉर्मल स्टूल कलर इज ब्राउन, देन कम्स द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मे बी ड्यू टू, जैसे आपको पता है फूड प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फूड कलर्स ऐड किए जाते हैं, तो कोई ऐसा फूड लिया है जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स से ग्रीन कलर के, तो वो इस तरह आप ये हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा डाइजेस्ट नहीं कर पाती हमारी बॉडी आर्टिफिशियल कलर्स को। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनिश वगैरह एक्सेसिव लिया है तो फिर ग्रीन आ सकते हैं। वो अगेन हिस्ट्री बता देगी पेशेंट की कि कोई अलार्मिंग साइन है कि नहीं। इट कैन बी ड्यू टू एंटीबायोटिक एंड इट कैन बी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देन द येलो कलर स्टूल कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव फैट। अक्सर बच्चों में, इन्फेंट्स वगैरह में, अगर आपने उनके डायपर्स वगैरह कभी स्टूल ऑब्जर्व किया होगा तो एक्सेसिव फैट आ रहा था, विच कैन बी ड्यू टू excessive milk intake, and it can be due to small intestine infection। Then bright red color जो है वो डायरेक्ट ब्लीडिंग अगर आए स्टूल के साथ मिक्स हुए बगैर, और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग आ रही है अगर, तो ब्राइट रेड आ सकता है। हेमराइड्स की वजह से हो सकता है। हेमराइड्स का शायद आप लोगों को पता हो या आगे सर्जरी में पढ़ो, किसी भी आप लोग सर्जरी में हो। Hemorrhoids are dilated veins in the rectum। जैसे कि वेरिकोज वेन्स लेग्स में होती हैं डायलेटेड, इसी तरह रेक्टम के अंदर कुछ वेन्स है जो डायलेट कर जाती हैं, और वो इतनी फ्रेजाइल और वर्नेबल होती हैं कि उनकी अगर प्रोजेक्शन ल्यूमन में है तो वहां से स्टूल पास करते हुए, स्पेशली अगर कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है, हार्ड स्टूल पास कर रहा है, तो वो उनको टीयर कर देगा और उसकी वजह से ब्लीडिंग आएगी। और वो बिल्कुल एट द लोअर जीआईटी आ रही है तो बिल्कुल फ्रेश ब्लीडिंग आएगी। देन अगेन रेड फूड, ड्रिंक्स और डाइस जो है वो कलर दे सकते हैं। फिर आ जाता है ब्लैक और डार्क ब्राउन स्टूल। ब्लैक स्टूल फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी ड्यू टू आयरन सप्लीमेंट्स। अगर पेशेंट आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है फेरस सल्फेट, फोलवेट वगैरह के फॉर्म में, तो आयरन जो है वो ब्लैक कलर दे देगा। फिर जो है ब्लीडिंग ऑफ अपर जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर ब्लीडिंग हुई है, लाइक स्टमक गैस्ट्राइटिस वगैरह, कोई अल्सर है, वहां से कोई ब्लीडिंग हुई है और वो नीचे जाएगी अगर ब्लीडिंग, तो पूरी इंटेस्टाइन से क्रॉस करते करते वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, और मेटाबोलाइज होकर उसमें से आयरन भी लीच होगा, और आयरन जो है अगेन ब्लैक कर दे देगा स्टूल को। और हम इस ब्लैक स्टूल को टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो कहते हैं मेलेना। ठीक है, फिर वाइट लाइट या क्ले कलर जो है वो एंटी डायरियल मेडिकेशन अगर स्टार्ट कर देते तो इस किस्म का स्टूल आना शुरू हो जाता है, या लैक ऑफ बाइल अगेन। ठीक है, रेडिश, अगर ये रेड और ये रेड मिलाती यानी कि स्टूल के अंदर ब्लड मिक्स होके आ रहा है, तो वो ये रेडिश कलर होगा। और रेड फूड स्ट्रिंग्स या ब्लीडिंग फ्रॉम अगेन लोअर जेनिटल ट्रैक्ट जो स्टूल के साथ मिक्स होकर आ रही है। अगर खाली ब्लीडिंग आ रही है तो ये अपीयरेंस होगी, और अगर स्टूल के साथ मिक्स होकर आ रही है तो ये होगी। लेकिन अगेन हम इस कलर को भी फ्रेश ब्लीडिंग या लोअर जेनिटल ट्रैक्ट की ब्लीडिंग कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपर जेनिटल ट्रैक्ट में वो ब्लैक या मेलेना के पास आती है। ठीक है, फिर फ्रेश ब्लड क्यों आ सकता है? अगर फ्रेश ब्लड आ रही है तो हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या कॉजेज सोच सकते हैं? हम देख सकते हैं एनल फिशर्स। अगर एनल में कोई फिशर आ गया है, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर हार्ट स्टूल पास हुआ है तो एनल का फिशर आ जाएगा और जैसे ब्लीडिंग हो सकती है। एनल फिशर के और अगेन डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, लाइक ड्यूरिंग डिलीवरी, जब फीमेल पेशेंट जो है वो अगर उस टाइम पे टीयर्स आ गए जिसमें एनल को इन्वॉल्व कर लिया, तो अगेन एनल फिशर्स के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और उसमें से जो ब्लीडिंग आएगी वो फ्रेश
रेड ब्लीडिंग आएगी. देन द रेक्टल हेमोरॉइड्स में आपको बता दिया, हेमोरॉइड्स आर वेरी कोर्स like veins of rectum. Then the polyps, they're like projections. अगर GIT में आ रहे हैं polyps, तो again they are vulnerable to wear and tear of the intestine, और उसमें से bleeding हो सकती है. Inflammatory bowel disease में inflammation की वजह से mucous membrane gets so vulnerable that it can bleed. Infections like Shigella and Salmonella बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, तो they can cause bloody diarrhea की important causes में ये दोनों बैक्टीरिया आते हैं. Mycos diverticulum, अगर intestine की कोई diverticulum है, it can again lead to infection and bleeding. Intussusception, again शायद आप लोग सर्जरी में ज्यादा डिटेल में पढ़ें आप. Intussusception is ट्यूब लाइक होता है ना इंटेस्टीन, अगर इंटेस्टीन ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, तो इस ऊपर चढ़ने को जो है वो अब ये ऐसे एक पाइप की तरह, ये एक रबर की ट्यूब की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया. अब ये फ्रिक्शन और उसकी वजह से एक डैमेज पहुंच के ब्लीड कर सकता है. NEC इज नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, नेक्रोसिस हो रहा है एंटीरोकोलाइटिस का इंटेस्टीन का, जिसकी वजह से अगेन ब्लीडिंग हो सकती है और वो फ्लैश ब्लीडिंग के तौर पे आएगी. कोलॉन से आगे फर्दर जो ब्लीडिंग आ रही है वो फ्रेश ब्लीडिंग के तौर पे अपीयर होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की जो है वो अपर like इसमें malarial tear is the tear of mucous membrane due to any pressure symptoms या कोई डैमेज पहुंचा है उसको. मोस्ट कॉमन साइट इज स्टमक और इसोफेगस का जो जंक्शन है. इन केस ऑफ सिवियर एब्रप्ट की जो वॉमिटिंग होती है, जिसमें बहुत सिवियर कॉन्ट्रैक्शन होगी स्टमक की, बहुत प्रेशर से फूड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ इसोफेगस और स्टमक, जहाँ पे ये टीयर आ सकते हैं मोस्ट कॉमनली. गैस्ट्राइटिस में अगेन फिर अल्सर्स ऑफ स्टमक, ड्यूडियम, स्मॉल बाउल ब्लीड करेंगे अल्सर्स, तो वो अपर जीआई ब्लीड में आएगा और मेलेना के तौर पे अपीयर होगा. वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल मेलफॉर्मेशन हो सकती है पेशेंट में, और वो मेलफॉर्मेशन अगेन बहुत ही वल्नरेबल होती है, फ्रेजाइल होती है, किसी भी पॉइंट पे ब्लीड कर सकती है. देन एनास्टोमोटिक साइट्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में एनास्टोमोटिक साइट्स जहाँ पे दो तीन वेसल्स आके अपने वेब बना रही हैं, वो साइट्स भी वल्नरेबल है, वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है, फिर आता है म्यूकस इन द स्टूल. म्यूकस स्टूल में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, वाइट वाइट सा या जेल जेल लाइक सा, लेकिन इतनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो पॉइंट टू पॉन्डर वाली बात नहीं है कि हम परेशान नहीं होता है वो सेकंड. लेकिन अगर उससे ज्यादा अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब है किसी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरी सराउंड उसको लाइन कर रही है इंटेस्टाइन को, और वो म्यूकस रिलीज करती है. तो अगर किसी वजह से बहुत ज्यादा आ रहा है, गुजर रही है वहाँ स्टूल, और उसने बहुत ज्यादा वियर एंड टियर करवाया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा म्यूकस शेड हुआ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिस्टिक फिब्रोसिस, क्रॉन्स डिजीज, एनल एब्सेस या कुछ फिस्टुला हो गया है, ऑस्टोमी, कोई हमने वो कर दिया उसमें. ऑस्टोमी इज आर्टिफिशियल ओपनिंग, जो पेट में से ओपन कर दिए जाते हैं में. अगर बाकी बाउल को हमने स्पेयर करना हो, तो हम कोलॉन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को डायरेक्ट एब्डोमेन पे ओपनिंग बना के ओपन कर देते हैं. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फिर म्यूकस जो है एक्सेस सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह में भी एक्सेस सिक्रीट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशन है जो म्यूकस को या म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर रही है, और वो एक्स्ट्रा शेड कर रही है और म्यूकस को एक्स्ट्रा रिलीज कर रही होती है. ठीक है, तो नॉर्मली प्रेजेंट होता है म्यूकस एक्सेसिव अमाउंट में है, तो हम ये सारी कंडीशंस में कंसिडर कर सकते हैं, और फिर उनकी फर्दर स्क्रीनिंग करवाई जाती है, टेस्ट करवाई जाती है. फिर आती है पीएच. अगर आपने उस रिपोर्ट में देखा हो तो पीएच जो है 5 to 8 की रेंज जाती है. मोस्टली स्टूल की पीएच जो है वो अल्कलाइन हम कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर एसिडिक हो रही है बिलो 5.5 से बिलो की, तो इसको हम एसिडिक कंसिडर करेंगे. जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंटेक की वजह से हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन उसके मेटाबॉलिज्म में रिलीज होंगे. कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस में हो सकता है, फैट मैलअब्जॉर्प्शन में, इक्वल इन्फेक्शन या रोटावायरल इन्फेक्शन में. इन्फेक्शन जो हैं वो भी कॉज करवाती हैं एसिडिक पीएच. तो इसीलिए इन वायरसेस की वजह से जो डायरिया होता है, आपने देखा होगा बच्चों को जो रश हो जाते हैं डायरिया वगैरह में स्किन के अराउंड जो लेग्स पे, तो इसी वजह से क्योंकि एसिडिक पीएच वाला स्टूल या डायरिया रिलीज हो रहा होता है, जो वहाँ पे उनको रैश करवा देता है. अल्कलाइन पीएच जो है वो एंटीबायोटिक यूज में या प्रोटीन इंजेक्शन हो सकती है. प्रोटीन
इंजेक्शन में क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म से बन रहा है यूरिया अमोनिया विच गिव्स एल्कलाइन। तो एक्सेसिव प्रोटीन इंजेक्शन में एल्कलाइन की तरफ जाएगा। हम ज्यादातर जो है वो एसिडिक पीएच को ज्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं। तो एक ओवरव्यू लेना सारी कंडीशंस को मिला के अगर हम यूज कर रहे हो इन सारी मैक्रोस्कोपिक ये ब्रॉड कंडीशंस को मिला के, तो फिर हम क्या देखेंगे? अपीयरेंस अनफॉर्म्ड, और अगर इसमें पस और म्यूकस विद ब्लड आ रहा है तो हम शिगिला और डायसेंट्री सोच सकते हैं। अनफॉर्म्ड है, इसमें ब्लड और म्यूकस आ रहा है, पस कुछ नहीं आ रही तो हम डायसेंट्री सोच सकते हैं। अनफॉर्म्ड ये सेमी फॉर्म्ड आ रहा है और उसमें ब्लड म्यूकस है तो शिस्टोसोमियासिस यानी कि पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। अगेन द माइक्रोबायोलॉजिस्ट आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स जो अपीयरेंस देख के सोच सकते हैं कि हम किस किस्म की टेस्ट अप्लाई करना चाहेंगे इसमें। देन बिल्कुल वाटरी आ रहा है तो रोटा वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। आपको पता है कि जो कहा जाता है डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। Most of the infections which humans suffer are 80% या 60 to 80% infections are because of viruses. और diarrhea में भी 60 to 80% cases are because of viruses, viral infection, and most common is rotavirus. उनमें भी 80% of the cases are because of rotavirus infections. और कॉलरा वगैरह में राइस स्टूल जो वाटर आ रहा है उसमें कॉलरा आएगा, और अगर बिल्कुल वाटरी आ रहा है तो वो रोटावायरस इन्फेक्शन होगी। जस्ट वेट करना होता है उसमें, डिहाइड्रेशन को जो है वो ओवरकम करना होता है बाय फ्रूट्स, और कभी कभार आईवी सप्लीमेंट्स भी देना होता है। जरूरी नहीं फौरन से एंटीबायोटिक की तरफ मूव किया जाए, एंटीबायोटिक्स उल्टा हमारी गट को और नुकसान पहुंचाती है। अनफॉर्म्ड और वाटरी हो लेकिन कभी कभार उसमें ब्लड म्यूकस और पस भी आ रहा है तो फिर ये वही सैल्मोनेला की जो है वो सैल्मोनेला की फॉर्म होगी इसमें। अनफॉर्म लेकिन पेल कलर आ रहा है और सौदी से आ रहा है, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है तो हम उसमें मेल एब्जॉर्प्शन का सोच सकते हैं। हो सकता है हाई फैट कंटेंट हो और अनप्लेजेंट स्मेलिंग स्टूल दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। सिंस फैट या लिपिड्स फ्लोट ऑन वाटर, सिर्फ हम देखें कंसिस्टेंसी की बेस पे या उसमें स्मेल आ रही है नहीं आ रही, फॉर्म है, राइस वाटर है, म्यूकस विद ब्लड आ रहा है या म्यूकस विद ब्लड ये नहीं आ रहा, ब्लडी डायरिया है लेकिन पस नहीं है, उसकी बेसिस पे हम कितने डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। फिर फ्लूइडी स्टूल है तो हम लैक्टेज इनसफिशिएंट डेफिशिएंसी भी कंसीडर कर सकते हैं। अनफॉर्म या सेमी फॉर्म और ब्लैक हो जाएंगे स्टूल्स तो वो मेलेना हो सकता है जिसमें आयरन थेरेपी हो रही है, या हुक फॉर्म इन्फेस्टेशन। हुक फॉर्म जो है मोस्ट कॉमन कॉज है बच्चों में आयरन जो है वो एनीमिया की, क्योंकि वो ब्लड को सक कर लेती है और आयरन जो है वो उसमें रिलीज हो रहा होता है तो इसकी वजह से मेलेना आ रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी अपीयरेंसेस आ सकती हैं और इनमें हम ये सारी चीजें कंसिडर कर सकते हैं। अगेन हम अपीयरेंस पे कभी भी डायग्नोसिस नहीं देते, उसके बाद टेस्ट है हम जाते हैं माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन की तरफ। इसमें माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपी में हमें बैक्टीरिया और वायरसेस माइक्रोस्कोपी पे नजर आएंगे, नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे नजर आएंगे। नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे हमें बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या फंजाई नजर आ सकती है। ग्रेन बैक्टीरिया के लिए हम कंफर्मेटरी जो है वो कल्चर्स करते हैं, फंजाई के लिए भी कल्चर्स करते हैं। पैरासाइट्स जो हैं वो हमें विजिबली उनके ओवर ट्रोफोसाइट वगैरह नजर आ जाते हैं। और वायरसेस के लिए क्या टेस्ट होंगे ये हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, वायरस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होगा, पीसीआर टेस्ट हो सकते हैं, एलाइजा टेस्ट हो सकते हैं, ये एग्लूटिनेशन टेस्ट हो सकते हैं। मैं आगे आप लोगों को डिटेल देती हूँ। बैक्टीरिया के लिए अगेन माइक्रोस्कोपी पे हमें नजर आ सकते हैं, कल्चर किया जाता है तो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस अप्लाई की जाती है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, या फिर लॉजिकल टाइपिंग की जाती है मोस्ट कॉमनली जैसे सैल्मोनेला और शिगेला को डिफरेंशिएट करने के लिए की जाती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर नॉर्मल सीरोलॉजी की जा रही है, एओजन वगैरह की प्रिपरेशन की जा रही है तो उसमें हमें पैरासाइट्स नजर आ सकते हैं। अगर मिथिलेशन अगर मिथिलाइन व्यू अगर मिथाइलिन व्यू अगर हम स्टेन कर रहे हैं तो हमें ल्यूकोसाइट्स नजर आ सकते हैं और इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स का पता चल जाएगा हमें
अगर ल्यूकोसाइट्स एक्सेसिव अमाउंट में होंगे तो इसका मतलब है कोई ना कोई इन्वेजिव किस्म की इन्फेक्शन है, लाइक शिगेला या सैल्मोनेला की। ग्राम सेलिंग पे हमें स्टेफिलोकोकाई नजर आ सकते हैं और कैम्पाइलोबैक्टर नजर आ सकता है, लेकिन अगेन हम इनको कंफर्म करेंगे। फिर जो है वो ग्राम सेलिंग हम यूजुअली डेफिनेटिव इसलिए नहीं होती, हमें फर्दर जो है वो कल्चर्स के लिए इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि ग्राम स्टेनिंग में इतने स्टूल में नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं कि वो आपस में सब मिक्सअप हो सकते हैं, सबके सब उस पर जो है अपीयर होने की कोशिश करते हैं, इसलिए ग्राम स्टेनिंग इज नॉट रिलायबल। मोबिलिटी टेस्ट कर लिया जाता है इनिशियली कॉलरा के लिए, अगर कॉलरा मोटाइल हैं तो हम कॉलरा करते हैं, लेकिन फर्दर अगेन हम कौन कौन से हम अप्लाई करेंगे। XLD xylose lysine deoxycholate कल्चर हो सकता है, मेकॉनिकी एगार मोस्ट कॉमन, फिर TCS थायोसल्फेट स्प्रेड बाइल। अच्छा, इन सब की आप लोग को डिटेल या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मेकॉनिकी का अपना नेम याद कर लें या TCBS के नेम याद कर लें, इट विल बी एनफ फॉर यू। कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं cultures for Salmonella and Shigella, Mekonichi stain is used. अगर तो Salmonella and Shigella are non-fermenters, ठीक है, तो इस किस्म की कॉलोनीज की अपीयरेंस दे देंगे। अगर इस तरह का मेकॉनिकी में अपीयरेंस आ रही है तो इसका मतलब है नॉन फर्मेंटर्स फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। आपने Salmonella Shigella वगैरह की डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाला होगा। तो फिर नेक्स्ट हमें Salmonella और Shigella को आपस में डिफरेंशिएट करना होगा कि इनमें से प्रेजेंट है, और अगर इस तरह की अपीयरेंस आ रही है इसका मतलब फर्मेंटिंग आ रहे हैं जो ये बबल जैसी फॉर्म है, तो फिर वो हम उससे ऑर्गेनिज्म की तरह चले जाएं। ठीक है, मीडिया एज सिलेक्टिव एज अलाउ ग्राम नेगेटिव ब्रॉड्स टू ग्रो बट इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव। तो सिर्फ ग्राम नेगेटिव में फर्मेंटर्स और नॉन फर्मेंटर्स जो है वो मेकॉनिकी में आएंगे। अच्छा, अगर तो नॉन फर्मेंटर्स आगे तो नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा? नेक्स्ट टेस्ट इज TSI ट्रिपल शुगर आयरन एगार पे इससे आप इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है 6 तक? ठीक है, कंट्रोल ये है 2 पे इकोलाई कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। 3 पे आ गया सैल्मोनेला रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। बाद ये ब्लैक ब्लैक सी अपीयरेंस आ रही है, ठीक है। फिर आ गया प्रोटियस ब्लैक अपीयरेंस दे रहा है, 5 ब्लैक अपीयरेंस दे रहा है। सिट्रोबैक्टर सैल्मोनेला एंड शिगेला अगेन ब्लैक अपीयरेंस दे रहे हैं। और 7th पे आएगा, अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी सैल्मोनेला और शिगेला को डिफरेंशिएट करना है। तो सैल्मोनेला में रेड अपीयरेंस आ रही है और शिगेला में ब्लैक अपीयरेंस आ रही है। इसकी इन टेस्ट की ट्रिपल शुगर आयरन के बेसिस पे आप लोग डिटेक्ट करेंगे कि इसमें ट्रिपल शुगर आयरन में फ्रुक्टोज, लैक्टोज और स्टार्च वगैरह ऐड किया हुआ है। तो जौन सा बैक्टीरिया जिसको जैसा वो करे, तो मतलब एक चार्ट जैसे मैंने आपको कलर चार्ट, जैसे मैंने आपको फूड कंसिस्टेंसी चार्ट दिखाया था, तो इस तरह के चार्ट्स बने हुए होंगे और जिसमें डिफरेंट अपीयरेंसेस के साथ दिखाया हुआ होगा कि अगर इस अंदाज में फर्मेंट कर रहा है तो वो सैल्मोनेला होगा, और अगर ब्लैक करके फर्मेंट कर रहा है तो वो शिगेला होगा। अगेन सैल्मोनेला में भी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं विद डिफरेंट अपीयरेंस, ठीक है। इन टेस्ट के आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं, आप लोगों को ये जरूरत नहीं है कि कौन किस तरह के अपीयरेंस देगा। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट टेस्ट विल बी मेकॉनिकीज एगार। मेकॉनिकीज में फर्मेंटर्स इस तरह के अपीयरेंस देंगे, बबल्स बबल्स अपीयर हो रहे होंगे, और नॉन फर्मेंटर्स जो हैं वो इस तरह की 9 अपीयरेंस। नॉन फर्मेंटर्स में भी मोस्ट कॉमनली शिगेला और सैल्मोनेला आ रहे हैं, जिनको फिर आप लोग टेस्ट के जरिए कंपेयर करोगे, ये टेस्ट अप्लाई करोगे, और जिसमें डिफरेंट अपीयरेंसेस से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर आता है कंपाइलोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर जो है वो डिफिकल्ट टू ग्रो है मेकॉनिकीज, इसके लिए अलग से एगार यूज किया जाता है जिसके लिए स्क्लेरोज। अगर तो उसमें वो अपीयर नहीं हुआ तो हम स्क्लेरोज टेस्ट के लिए जाएंगे। कंपाइलोबैक्टर को ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, इसलिए इस एगार में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। देन TCBS एगार इज यूज्ड फॉर विब्रियो कॉलराई, क्योंकि विब्रियो कॉलराई अगेन उन वाले एगार से इतना अच्छा ग्रो नहीं करता, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम दूसरा एगार यूज करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन स्टेप वाइज चलते जाएंगे। सैल्मोनेला शिगेला नहीं आया तो
फिर और एगार और जो है वो TCBS के अगर स्क्लेरोज पे ग्रो कर गया तो बायोवेक्टर होगा, अगर TCBS पे ग्रो कर दिया तो विब्रियो होगा। देन कम्स मैकॉनिकीज एगार, अगर बहुत ज्यादा ब्लडी डायरिया हो रहा है तो फिर हम मैकॉनिकीज यूज करेंगे ताकि उसमें ब्लड रिलेटेड वो चीजें आ जाएं। अगर तो उसमें ये आप देखें कलरलेस सी कॉलोनीज आ रही हैं, पूरा रेड था लेकिन उसमें व्हाइट व्हाइट अपीयरेंसेस आ गई, इसका मतलब है इकोलाई जो कि कलरलेस कॉलोनीज देगा, वो आ जाएगा। फिर आते हैं वायरसेस। वायरसेस कल्चर पे ग्रो नहीं हो सकते। We always know viruses always multiply inside the cell, तो वो कल्चर पे आके मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो वायरसेस के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे? वायरसेस को विजुअली देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होगी, जिसके नॉर्मल जो है वो अपीयरेंस नहीं होता। वायरसेस के लिए सॉरी, ठीक है, तो वायरसेस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी एक्सेस नॉर्मल लैब्स में नहीं होती। एक होता है PCR टेस्ट जो वायरसेस के लिए परफॉर्म किया जाता है। जो सैंपल है उसमें से DNA एक्सट्रैक्ट करके उसका PCR लगा देंगे, उसके बाद उसकी जड़ रन करेंगे, तो अगर प्रेजेंट है तो इस किस्म के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर एक होता है क्रोमैटिन टेस्ट, क्रोमैटिन इम्यूनोक्रोमैटिन टेस्ट। Immunochromatin test, chromatin stands for color and immuno stands for antigen antibody reaction। तो वायरसेस के सर्टेन एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, इस तरह की, जैसे आपने प्रेगनेंसी जो एक टेस्ट देखा होगा तो उसको यूरिन में डिप करके निकाला जाता है तो एक खास बैंड अपीयर हो जाता है, बिल्कुल यही उसमें है। अगर तो उसमें वायरसेस प्रेजेंट हैं तो खास कलर अपीयर हो जाएगा, वरना अपीयर नहीं। तो ये बेसिक होती है इम्यूनोक्रोमैटिन टेस्ट की, जिनकी मदद से हम वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स हमने कहा था कि उनके जो हैं वो नॉर्मली ग्रॉसली अपीयरेंस हो सकती है, या तो पैरासाइट्स क्रॉस करते हुए नजर आ जाएंगे, क्रॉल करते हुए, या फिर अगेन माइक्रोस्कोप में उनके ओवा, ट्रोफोसाइट्स या सिस्ट नजर आ जाएंगी। ठीक है, पैरासाइट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए और वायरसेस हो गए। संजय अगेन जो है वो और वो माइक्रोस्कोपी के लिए नजर भी आ सकते हैं। तो लैब प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग फिर कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सैंपल आता है इस किस्म की बॉटल में, सैंपल्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंसेस कैसी हैं। देन जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ चले जाता है, उसमें सलाइन और यूरिन वगैरह ऐड किए जाते हैं, पैरासाइट्स को जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, मिथाइलिन ब्यूल इस्तेमाल हो रहा है, उसमें फ्यूजन स्मेयर इस्तेमाल हो रहा है, मोटिलिटी टेस्ट उस टाइम पे कर लिया जाता है, ग्राम स्मेयर कर लिया जाता है, और किस तरह की अपीयरेंस आ रही है इसकी बेसिस से आगे डिफरेंट के एगार्स, मैकॉनिकी, एल्कलाइन, TCBS, कौन कौन से एगार्स यूज होंगे वो देखे जाते हैं। फिर अगर मैकॉनिकी से अपीयरेंस पे डिपेंड किया जाता है कि आगे ट्रिपल शुगर टेस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और फिर कुछ किस्म के कल्चर जो हैं वो उनको डे 2 से ऑनवर्ड, अच्छा यहाँ पे तो आपने कल्चर सेट कर दिए, अब आगे उन पे कॉलोनीज का अपीयर होंगी, वो फिर 3 to 5 डेज में कॉलोनीज अपीयर होंगी जो आप विजुअलाइज करोगे, और कॉलोनीज की बेसिस पे अगर वो लाइन लाइन जैसी आ रही है तो नॉन फर्मेंटेड से, बबल्स बबल्स जैसी आ रही है तो फर्मेंटेड से, और जो है आपने उसको देखा था कि मैकॉनिकीज पे कैसी अपीयरेंस आ रही है। फिर ब्लड एगार पे जो है वो कैसी अपीयरेंस आ रही है कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ब्लड वाली जो है स्पेस, इसका मतलब है कि वो कॉलोनीज अपीयर हो रही हैं और आप उसको रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को वीडियो का एक लिंक आप लोगों से शेयर किया हुआ है, ये देखना स्टूल डीआर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वो है। थैंक यू सो मच, आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड सेशन। एक्सक्यूज मी मैम, जो लेक्चर इज एंड जी आपका लेक्चर ऑफ हो गया? जी जी लेक्चर ऑफ हो गया, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। मैम अगर कोई स्टूडेंट्स रेज हैंड करे तो आप उनका रिप्लाई कर दें, अगर आपको शो हो रहा हो तो मैसेजेस क्वेश्चंस पे आंसर। ये चैट में मोस्टली स्टूडेंट टाइप कर देते हैं तो मैं आंसर कर देती हूँ। जी जी, अगर कोई चैट अभी करे तो फिलहाल देख चैट में लीजिए, कुछ 15 मिनट है आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया? स्टूल डीआर पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखनी है, ग्रॉस अपीयरेंस, मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, और उसके बाद जो है आप लोगों को उसकी माइक्रोस्कोपी की तरफ जाना है। माइक्रोस्कोपी में आप बैक्टीरिया दे सकते हो, फंजाई देख सकते हो और पैरासाइट्स देख सकते हो, और फिर अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपको स्मेयर्स, ग्राम ट्रेनिंग यूज करनी है।
फिर आप उसमें एगार अप्लाई करोगे। मतलब डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की हर स्टेप की अपीयरेंस आ रही है आप आगे जाते जाओगे। ब्लड आ रहा है तो उसके लिए फिर अलग से एगार यूज हो रहा है। ब्लड आने की कॉजेज डिफरेंट हो सकती हैं, जरूरी नहीं ब्लड आ रहा है तो कोई ना कोई इन्फेक्शन ही हो। आप लोग को फ्रेश ब्लड आ रहा है, मेलेना आ रहा है, तो हर एक उसमें डिफरेंट आगे सिनेरियोस है। एनी क्वेश्चन? हाउ टू आइडेंटिफाई फंजाई? फंजाई अगेन कॉलोनीज में ग्रो करेंगी। अगर तो फंजाई प्रेजेंट है तो हमें माइक्रोस्कोपिकली नजर आ सकती है, लेकिन जैसे अगर बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिकली नहीं नजर आ रहे, सैंपल इतना क्लियर नहीं है, तो अच्छा पहले मैं स्पॉन्सर कर दूं, तो फिर आप उसके लिए भी फंजाई के लिए अलग से कल्चर्स और एगार्स होते हैं, आप उन पर ग्रो करोगे। ओनली सैल्मोनेला एंड शिगेला नहीं, सैल्मोनेला एंड शिगेला आर मोस्ट कॉमन, तभी इनका मैंने बार बार जिक्र किया है। मैंने कहा था ये नॉन फर्मेंटर्स हैं, ये फर्मेंट नहीं करते ग्लूकोज को। तो मेकानिकीज पे जो है वो डिफ्रेंशिएट किस तरह हो रहे हैं, दो अपीयरेंस आ रही हैं। अगर बबल्स बबल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फर्मेंटर्स आ रहे हैं, फर्मेंटर्स वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो फिर आपने उनको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, अगर नॉन फर्मेंटेड आ रहे हैं तो सैल्मोनेला शिगेला जिसको प्रोटीएस आए थे आपको डिफरेंशिएट करना होगा। बुक स्टडीज का टॉपिक ये आप लोग की माइक्रोबायोलॉजी की जो है 11th वो आप लोग फॉलो कर लें। एनी अदर क्वेश्चन? इट इज नेवर अ सिंगल बुक। अब आजकल इतना वास्ट हो गया है इंटरनेट के एक्सेस के, आप लोग जो है कुछ टाइप करके, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो का लिंक दिया है इधर, वो भी कर सकते हैं। यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, सैंपल कलेक्शन कैसे हो सकती है। लैब में चूंकि आप लोगों की एक्सेस नहीं है तो आप लोग जाके जो है वो देख सकते हैं। इस स्टूल कल्चर ए पार्ट ऑफ द आर्ट टेस्ट मोस्टली ये होता है कि अगर उसमें बैक्टीरिया वो रिपोर्ट कर देते हैं कि इस तरह की वो आ रही है, और फिर खुद ही स्टूल कल्चर की तरफ भी ले जाते हैं, तो अक्सर जो है ये एक कंबाइंड टेस्ट होता है। डिपेंडिंग अपॉन लैब्स, कुछ टेस्ट इसको कंबाइंड जो है वो कंसिडर करते हैं, कुछ सिर्फ डीआर करके दे देंगे, लेकिन डीआर कभी भी इतना स्पेसिफिक नहीं है। जैसे आपने देखा कि उसमें जो है वो ब्लड है, कंसिस्टेंसी और ये सब चीजें तो नॉर्मली वैसे भी पेशेंट देख लेता है, तो अक्सर ये कंबाइन करके ही दिया जाता है। Another question? Thank you.